वर्ग 10वा, विषय मराठी, पाठ 7वा, बदलणं म्हणजे, आणि या पाठातला पहिला भाग यानी पहला पैराग्राफ। बच्चों, सबक नंबर 7 जिसका नाम है बदलणं म्हणजे। बदलणं म्हणजे काय? आता या नावाचा अर्थ काय? तो बदलना म्हणजे बोले तो तब्दील होना। जिस तरीके से मौसम में तब्दीली होती है, बारिश से सर्दी का मौसम होता है, सर्दी से गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम खत्म हुआ फिर से बारिश का मौसम लगता है। तो इस तरीके से इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो भी तब्दीलियाँ आती है उसको अपनाना चाहिए। ये बात इस सबक में मुसन्निफ ने बताई गई हुई है। तो इसमें एक मिसाल ये बताई गई हुई है कि मुसन्निफ का एक पेन है, जो पेन से वो हमेशा अपना लिखने का काम करते हैं, लेकिन एक रोज़ वो पेन गुम हो जाता है। पेन गुम होने की वजह से मुसन्निफ परेशान हो जाते हैं, दूसरा पेन लेते हैं, लेकिन दूसरे पेन से जो राइटिंग पहले पेन के मुकाबले में नहीं आती, उससे वो परेशान होते हैं। तो ऐसे कुछ मिसालें इसमें बताई गई हुई है। तो बच्चों, पेज नंबर 18 अभी मैं सबक समझा रहा हूँ। सबसे पहले परिचय समझा रहा हूँ, उसके बाद में पहला पैराग्राफ, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ लेंगे अपन। तो किताब में ध्यान देना है। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, पाठ 7वा, बदलणं म्हणजे। लेखक मल्हार अरणकल्ले, जन्म 1952। प्रसिद्ध लेखक, सकाळ वृत्तपत्राचे संपादक, सुमारे 35 वर्षे पत्रकारितेत कार्यरत आहेत। साध्या, सोप्या व प्रवाही भाषेत लेखन आणि ललित लेखनातील विविध प्रयोग ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत। पहाटवारा, दैनंदिनी, मोगरा फुलला, काही असं काही तसं, परिमळ, पहाट पावलं इत्यादी वाचकप्रिय सदरांचे लेखन त्यांनी केले आहे। यातील काही सदरांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। पत्रकारितेतील आचार्य अत्रे पुरस्कार, नरभाऊ लिमये पुरस्कार या पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेत। विविध दिवाळी अंकातून त्यांचे लेखन प्रसिद्ध झाले आहे। ऋतुमानाप्रमाणे होणारे बदल निसर्ग जसा सहज स्वीकारतो, त्याप्रमाणे माणसांनी आपल्या आयुष्यातील बदल आनंदाने स्वीकारावेत, असे प्रस्तुत पाठात लेखकाने सुचवले आहे। बच्चों, यह हो गया परिचय, जिसको अपन तारुफ बोलते हैं। अब पहला पैराग्राफ देखना है। नेहमीच्या वापरातलं फाउंटन पेन कुठंतरी गायब झालं होतं। तर लेखक म्हणतात, हमेशा के इस्तेमाल जो मुसन्निफ फाउंटन पेन का करते थे, वो कहीं तो भी गायब झालं आणि कुठंतरी गायब आणि कहीं तो भी वो गुम गया है। बराच शोध घेऊनही काही केल्या ते सापडत नव्हतं। बहुत कुछ ढूंढने के बाद वो कुछ मिल नहीं पा रहा था। त्याखेरीजची वापरातील इतर पेन घेऊन काम चालण्यासारखं होतं हे खरं, लेकिन उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे पेनों में से मुसन्निफ का काम चलने जैसा था, पण तरीही सारखं वाटतच होतं। लेकिन फिर भी मुसन्निफ को एक जैसे महसूस हो रहा था कि ते नेहमीचंच पेन मिळायला हवं, लेकिन वो हमेशा जिस पेन से लिखते थे वो पेन मुसन्निफ को ही मिलना चाहिए, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। असं काय वेगळं होतं बरं त्यात? उस पेन में ऐसी क्या बात थी भला? खरं म्हणाल तर ते कुठल्याही पेनासारखंच पेन होतं। सही देखा जाए तो कोई एक दूसरे पेन के जैसे ही एक पेन था, पण तरीही वापराच्या नित्य परिचयानं तेच काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं। लेकिन फिर भी वापराच्या नित्य परिचयानं, जो पेन से का हमेशा इस्तेमाल करते थे, नित्य म्हणजे नेहमी यानी हमेशा, परिचय यानी अपन तारुफ, तेच काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं। यानी वो एक अजीब सा ही उनको उस वक्त महसूस हो रहा था। जिथं जिथं पेन लपून बसलं असावं असं वाटत होतं, तिथं तिथं पुन्हा पुन्हा पाहिलं। तो मुसन्निफ ने कहा, जहाँ जहाँ वो पेन छुप कर बैठा होगा या जहाँ उन्होंने भूल गए होंगे उसको, वहाँ वहाँ उन्होंने बार बार उसको ढूंढ कर निकाला। पेन काही मिळालं नाही, लेकिन मुसन्निफ को पेन कुछ मिला नहीं। आखिर दूसरा पेन घेऊन काम शुरू केलं। आखिर में वो पेन नहीं मिलने की वजह से मुसन्निफ ने दूसरा पेन लिया और उनका काम शुरू किया।
हे पेन काहीसं वजनदार आहे, लेकिन दूसरा पेन जब मुसन्निफ ने लिया तो वो पेन कैसा है, वजनदार है, उसका वेट ज़्यादा है. त्याचं वळण काही पहिल्या पेनासारखं नाही, रंगही तेवढा शोभेसा नाही, शाई थोडी फिक्कटच वाटते, अक्षरही किरट येत आहे, अशी काही वैगुण्य त्यात दिसू लागली. मुसन्निफ कहते हैं क्या, त्याचं वळण काही पहिल्या पेनासारखं नाही. यानी जिस माफिक जो पहले पेन से मुसन्निफ लिखते थे तो वैसा वो पेन से लिखे नहीं जा रहा है. उसके बाद रंग ही तेवढा शोभेसा नहीं, उस दूसरे पेन का जो कलर है वो भी एक इतना खूबसूरत नहीं है. शाई थोड़ी फिक्कटच वाटते, उस पेन की जो शाई है रिफिल की तो वो थोड़ी फीकी है. अक्षरही किरट येत आहे. अक्षर, अक्षर है ना राइटिंग जो अपन लिखते हैं, किरट, किरट है ना बारीक, है ना राइटिंग उससे बारीक आ रही है, अशी काही वैगुण्य त्यात दिसू लागली. ऐसे कुछ तो भी वैगुण्य, वैगुण्य है ना खामियां उस पेन में दिखाई दे रही थी. त्याचं त्या विचारांनी ते पेन वापरू नये असं एक सारखं वाटू लागलं. तो उस वक्त मुसन्निफ को कुछ उन्होंने सोचा और वो पेन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए असं एक सारखं वाटू लागलं. ऐसा मुसन्निफ को एक जैसा महसूस हुआ, ये पेन अपन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. एखादी दाट परिचयाची खास स्नेहातली व्यक्ती दिवसभर भेटली नाही, तिच्याशी संवाद करता आला नाही की आपण अस्वस्थ होतो, तसंच काहीसं झालं. मुसन्निफ ने कहा कि एखादी दाट परिचयाची, यानी एखादा जो शख्स गहरे तारुफ का रहता है, उससे अगर या तो फिर खास स्नेहातली न कोई मोहब्बती, स्नेहातली बोले तो मोहब्बती व्यक्ति दिवसभर भेटली नाही, कोई मोहब्बत शख्स अगर अपने को दिन भर उससे मुलाकात नहीं हुई, तिच्याशी संवाद करता आला नाही, उससे बातचीत करते नहीं आई कि अपन अस्वस्थ होतो, तो उसके वजह से अगर वो नहीं मिल रहा है अपने को तो अपन उसके वजह से बेचैन होते, अस्वस्थ है ना बेचैन. तसंच काहीसं झालं, वैसंही कुछ तो भी हुआ है, ऐसा मुसन्निफने कहा. पुन्हा एकदा ठरवलं की ते काही नाही, पूर्वीचं फाउंटन पेन शोधून काढायचंच. फिर मुसन्निफ ने दोबारा तय किया, वो कुछ नहीं, पूर्वीचं फाउंटन पेन शोधून काढायचं. पहले का, पूर्वीचं है ना पहले का जो फाउंटन पेन है उसको दोबारा ढूंढ कर निकालने का. असेल कुठेतरी कप्प्यात एखाद्या पुस्तकात. मुसन्निफ ने कहा होगा कोई तो भी एखाद्या कप्प्यात, कप्पा, कप्पा यानी खाना, जैसे अपने घरों के अंदर अलमारी होती है या टेबल होता है, उसके अंदर ड्रावर होता है, अलमारी में खाने होते हैं, तो उसको मराठी में कप्पा बोला जाता है. तो एखाद्या खाने में होगा, या तो फिर एखाद्या पुस्तकात, या तो एखाद्या किताब में मुसन्निफ ने वो पेन रख दिए होंगे, पण ते शोधायचंच, लेकिन उस पेन को ढूंढना ही है. आश्चर्य नव्हे, खरोखरच दुसरं पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखं लेखन करता येईना. ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन सचमुच में दूसरा पेन हाथ में लेकर पहले पेन के मुकाबले में मुसन्निफ का जो राइटिंग थी वो उस माफिक नहीं आ रही थी. मनालाही मरगळ वाटू लागली, बेचैनी वाढली. मुसन्निफ के दिल को मरगळ यानी नाराजी, मरगळ है ना नाराजी, याला मराठीत आपण निरुत्साह म्हणतात, यानी उनको नाराजी महसूस होने लगी, बेचैनी बढ़ गई उनकी. कार्यालयातून घरी परतल्यावर थोड्या वेळानं पुन्हा बाहेर पडलो. कार्यालयातून, कार्यालय यानी ऑफिस, ऑफिस में से जब मुसन्निफ घर पर लौटे, थोड्या वेळानं पुन्हा बाहेर पडलो. फिर थोड़ी देर के बाद वो घर से बाहर निकले. ताज्या शुद्ध हवेत फिरून यावं म्हणजे जरा बरं वाटेल असं वाटलं. और मुसन्निफ ने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाकर ताज़ी खुली हवा में घूमकर आना और उसके बाद अपने को ठीक लगेगा, ऐसा मुसन्निफ ने सोचा. थंडी दूर पळाली होती आणि उष्मा वाढू लागला होता. मुसन्निफ कहते हैं कि ठंडी दूर पळाली होती, यानी ठंडी का मौसम खत्म हो चुका था आणि उष्मा वाढू लागला होता. उष्मा यानी गर्मी, उष्मा म्हणजे गर्मी. सर्दी का मौसम खत्म हो गया, अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है.
दिवस से मोटा झाला होता, तो गर्मी के दिनों में दिन बड़ा हो जाता है। सायंकाळ झाली तरी सगळीकडे लख्ख उजेड होता। शाम का वक्त भी हो रहा था, तो चारों तरफ लख्ख उजेड आणि रोशनी दिखाई दे रही थी। हिवाळ्यात आक्रसलेली झाडे वेली उन्हाच्या कडकपणामुळे तापू लागल्या होत्या। हिवाळ्यात आक्रसलेली यानी सर्दी के मौसम में आक्रसलेली यानी जो कोमजलेली ज्याला मराठीत म्हणतो यानी मुरझावी वो झाड वेली यानी बेल उन्हाच्या कड़कपणामुळे तापू लागले होते। धूप की गर्मी की वजह से वो भी तपने लगे थे। काही झाडांची पानगळ सुरू झाली होती और उसमें से कुछ झाड़ के पानगळ यानी पत्ते गिरना, पतझड़ का जिसका मौसम बोलते हैं अपन, तो पत्ते आपआप जमीन पर गिरना शुरू हो गए थे। झाड़ाचे खराटे दिसू लागले होते। जब झाड़ के पत्ते जमीन पर गिर गए तो झाड़ कैसा दिख रहा था, खराटे के माफिक दिखाई दे रहा था। त्याच्या वेड्या वाकड्या फांद्यांची नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन फिरत होती और उन झाड़ों की वेड्या वाकड्या फांद्यांची नक्षी आणि आड़े तिरछे फांदी यानी टहनी की नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन यानी वो झाड़ों की शक्ल ऐसी दिख रही थी कि अलग अलग टहनी आड़ी तिरछी देखने के बाद वो इधर उधर घूम रही है, ऐसा झाड़ पर को देखने के बाद में महसूस हो रहा था। वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर धूळ पाचोरा भिरभिरत होता आणि वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर आणि जिस माफिक जैसा अपन जिसको वाटुल बोलते हैं, गर्मी के मौसम में वाटुल का मौसम होता है, तो जो गोल गोल हवा फिरती है तो उसके साथ धूल यानी मिट्टी, पाचोड़ा ने जो झाड़ों के पत्ते जो ज़मीन पर गिरे हुए उसमें वो पत्ते भी हवा में घूमते हैं, तो उसको बोला गया है पाचोड़ा। भिरत होता यानी वो पत्ते भी घूम रहे थे। दुपारचा उकाड़ा कमी झाला होता। दोपहर का उकाड़ा यानी गर्मी, उष्मा किंवा गरम, उसको भी उकाड़ा का हम माने अल्फाज है। सुखद वारं फिरू लागलं होतं। सुखद वारं, सुखद यानी खुशी की हवा घूम रही थी, मतलब जो खुशी देने वाली हवा ती घूम रही थी। काही दिवसापूर्वीच हिवाळा कुठल्या कुठं गायब झाला होता। कुछ दिन पहले ही हिवाळा यानी सर्दी का मौसम वो खत्म हो चुका था। केवढा मोठा बदल, पण सारं कसं आगगाडीनं रोड बदलावा तसं सहजपणाने घडून आलेलं, निसर्गाता झालेलं। मुसलिम ने कहा कितनी बड़ी तब्दीली, पण सारं कसं आगगाडीनं रोड बदलावा तसं सहजपणाने घडून आलेलं। जिस माफिक आगगाड़ी म्हणजे आगगाड़ी बोले तो रेलगाड़ी, ट्रेन जिसको अपन बोलते हैं। तो जो ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती है उसको रूट बोला गया है मराठी में। तो जो अपनी पटरी बदलती है उस माफिक सहजपणाने घडून आलेलं, उस माफिक की ये तब्दीली वहाँ पर देखने को मिली। निसर्गाता झालेलं यानी कुदरत ने जो तब्दीली की है, ये तब्दीली पानी के अपने झाड़ों के पत्ते गिरे और उसमें गर्मी की वजह से वो झाड़ सूख गए, ये तब्दीली उसमें दिखाई दी। निसर्ग कसा बदलतो, नवे नवे बदल कैसे स्वीकारतो। तो मुसन्निफ कहते हैं कि निसर्ग कैसा बदलतो यानी कुदरत कैसे बदलती है, नवे बदल कैसे स्वीकारतो और नए नए तब्दीलियाँ वो कैसे अपनाते हैं। स्वीकार नहीं यानी अपनाना। हिवाळा संपला की तो उन्हाळा सामावून घेतो। सर्दी का मौसम खत्म हुआ क्या वो गर्मी के मौसम में समाया जाता है, आणि उन्हाळा गेला की तो पावसाळ्यात रंगून जातो और गर्मी का मौसम खत्म हुआ क्या फिर पावसाळा यानी बारिश के मौसम में वो मसरूफ हो जाता है, रंगून जाने यानी मसरूफ हो जाता है। निसर्ग केवळ हे एवढेच बदल स्वीकारतो असं नव्हे, कुदरत सिर्फ इतनी ही तब्दीली अपनाता ऐसा नहीं, तर त्याच्याबरोबर कितीतरी गोष्टी बदलतात। तो उसके साथ साथ कितने तो भी बातें बदली जाती, तब्दील होती है। पावसाळ्यात धरणीतून कवळे अंकुर डोलू लागतात और जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में धरनी यानी जमीन में से कवळे अंकुर डोलू लागतात। कवळे यानी कवले, अंकुर यानी छोटा सा झाड़ का
पौधा जिसको अपन बोलेंगे वो जमीन में से निकल आते हैं और वो लहराते हैं। झाडावर फुलं हसू लागतात, झाडं के ऊपर फूल हसने लगते हैं यानी फूल खिलते हैं। आकाशातून रेशीम धारा बरसू लागतात, आसमान में से रेशीम धारा यानी जो बारिश के बूंदे आसमान से ज़मीन पर गिरती है तो उसको रेशीम धारा बोला गया है, वो बरसने लगते हैं। विजांचा कडकडाट होतो, विजांचा कडकडाट, वीज, वीज यानी बिजली, बिजली की कडकडाट आवाज़ होती है। आणि ढगांचे गडगडाटी नगारे घूमू लागतात और ढग, ढग यानी बादल, बादलों के गड़गड़ाहट करने वाले नगारे घूमने लगते हैं, मतलब जिस तरीके से नगारे बजते हैं वैसे आवाज़ करते हुए बादल आसमान में घूमते हैं। नदी नाले तुडुंबतात आणि डोंगर माथ्यावरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात। और बारिश ज़्यादा होने से फिर क्या होता है कि नदी नाले तुडुंबतात, यानी नदी नाले वो भर जाते हैं, तुडुंब नहीं ना भर जाना, आणि डोंगर माथ्यावरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात। और डोंगर माथ्यावरून, डोंगर, डोंगर यानी पहाड़, माथा यानी उसका ऊपर का हिस्सा पहाड़ के, तो उसके ऊपर जब बारिश गिरती है तो वो बारिश जब ज़मीन पर पहाड़ी के से नीचे उतरती है तो कैसी होती है, फेनील धबधबे यानी झरना जिसको अपन बोलते हैं। तो फेनील, फेनील का मतलब है जो पानी ज़मीन पर नीचे गिरता है तो कैसा गिरता है कि फेस के माफिक दिखाई देता है, तो फिर उसको बोला गया है फेनील। तो फेसळणारे धबधबे यानी फेस के माफिक झरने उड्या घेऊ लागतात, यानी छलांगे लगाते हुए अपने को उन पहाड़ी के ऊपर से पानी गिरते हुए नजर आता है। सृष्टी मखमली हरित वसन लेऊन खुलून जाते, सृष्टी मखमली, सृष्टी मखमली यानी जो मंजर है पूरा मखमली यानी जिस तरीके से मखमल होता है तो वो हरित वसन यानी ज़मीन ने जो है या पहाड़ ने वो हरे कलर का मखमल का कपड़ा पहना है और वो खिल गया है, ऐसा यहाँ पर महसूस होता है। उन्हाळा हे सारं पिऊन टाकतो आणि यापेक्षा वेगळाच बदल पृथ्वी तलावर घडून येतो। लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में ये धूप जो है सारा पिऊन टाकतो, यानी इस मंजर को पूरा सुखा देती है। और यापेक्षा वेगळाच बदल पृथ्वी तलावर घडून येतो और इसकी वजह से एक अलग ही तब्दीली पृथ्वी तलावर, पृथ्वी यानी ज़मीन, ज़मीन पर अपने को देखने को मिलती है। पावसाळ्यात अतिवृष्टीनं कुठं पुराचं थैमान होतं, पावसाळ्यात यानी बारिश के मौसम में अतिवृष्टीनं, अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश होना उसको बोला गया है अतिवृष्टि। कुठं पुराचं थैमान होतं, कहीं पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है उस जगह पर पुराचं थैमान है, पर वहाँ पर पूर आया है ऐसा महसूस होता है। तसं उन्हाळ्यातली शिरशिरी ही वेगळा अनुभव देते, उसके जैसे ही गर्मी के मौसम में की शिरशिरी ही है ना, जो गर्मी के मौसम में धूप होती है और उस धूप से इंसान बोलो, जानवर बोलो, परिंदा बोलो, वो घबरा जाता है, धूप से परेशान होता है। तो उसमें क्या होता है कि अपने जिस्म की थरथराहट होती है कि अगर धूप में अपन बाहर नहीं जा सकते तो उसको बोला गया है शिरशिरी यानी अंगाची थरथर, वेगळा अनुभव देते है ना, एक अलग से ही वहाँ पर तजुर्बा अपने को इंसान को मिलता है। एक झालं की दुसरं, मग तिसरं, नंतर आणखी पुढचं, एक तब्दीली होगी कि दूसरी, दूसरी होगी कि तीसरी, और उसके आगे की और तब्दीलियाँ होती है। सतत नवे बदल, हमेशा ही नए नए तब्दीलियाँ होती है। नवं वातावरण सारं सहजपणानं घडत राहणारं, नए माहौल सारं सहजपणानं घडत राहणारं एक अजीब सी तब्दीलियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है। हे सारं वादळ मनात फेर घालत होतं, हे सारे वादळ, वादळ यानी तूफान दिल में फेर घालत होतं, यानी मुसन्निफ ने कहा कि सारा तूफान जो दिल में चक्कर लगा रहा था। निसर्ग हे बदल कसे काय स्वीकारतो, कुदरत ये तब्दीलियाँ कैसे अपनाता है, तो कुठे अस्वस्थ होतो, वो कहाँ बेचैन होता है, ये सवाल मुसन्निफ अपने आप से कर रहे हैं। तो हे बदल सामावून घ्यायला कुठं विरोध करतो,
वो ये तमाम तब्दीलियों को अपनाने के लिए वो कहाँ विरोध यानी उसकी मुखालिफत करता है, वो सभी जो भी तब्दीलियाँ हैं कुदरत उसको अपनाने लगाते हैं। आलेला बदल स्वीकारला असं तर निसर्गात सतत होत असतं। आए हुए तब्दीलियाँ अपनाना ये कुदरत में हमेशा चलते रहता है। नेहमीच्या वापरातल्या फाउंटन पेनऐवजी दुसरं पेन स्वीकारायला माझं मन मात्र कुरकुरत होतं। लेकिन मुसलिम ने कहा कि हमेशा इस्तेमाल किए गए हुए फाउंटन पेन के बदले में दूसरा पेन को अपनाने के लिए मुसन्निफ का दिल, लेकिन वो कुरकुरत होतं यानी वो नाराज हो रहे थे, कुरकुरने यानी नाराजी व्यक्त करने। एक अगदी साधा किरकोळ बदल, एक एकदम से साधा किरकोळ यानी छोटी सी ये तब्दीली, पण त्यांना आलेली अस्वस्थता केवढी, लेकिन उस छोटी सी तब्दीली की वजह से आई हुई बेचैनी कितनी। सारा मनाचा खेळ, सारा अपने दिल का खेल है। वास्तविक एवढा साधा बदल सहजगत्या पचवायला हवा। सही देखा जाए तो इतनी सादी सी तब्दीली अपने आसानी से उसको अपनाना चाहिए, पचवायला हवा है ना, अपनाना चाहिए, पण तेही जमत नव्हतं। लेकिन मुसन्निफ ने कहा कि ये भी उनको जम नहीं रहा था, मतलब उसको बदली नहीं कर सकते थे, ऐसा इस पैराग्राफ में बताया गया। अब इसके बाद का दूसरा पैराग्राफ दूसरे पीरियड में अपन लेने वाले हैं।